हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। घटना चक्र पूर्वावलोकन में हम विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं। विश्व का भूगोल में आज का जो चैप्टर है वो है चंद्रमा। चंद्रमा से रिलेटेड सारे फैक्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे निवेदन है कि हमारा चैनल छोटा है, नया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। आगे ले चलने में आपसे मदद चाहिए। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को सपोर्ट करें, आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, चंद्रमा से रिलेटेड सारे पॉइंट को पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो उपग्रह वे आकाशीय पिंड है। चंद्रमा, तो पहले जान लीजिए कि चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। तो उपग्रह वे आकाशीय पिंड है जो अपने अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। जो सूर्य का परिक्रमा कर रहा है वो ग्रह है, और जो ग्रह का परिक्रमा कर रहा है वो क्या है? उपग्रह है। तो जो अपने अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं वही उपग्रह है, तथा अपने ग्रह के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। वो अपने ग्रह की भी परिक्रमा करते हैं, साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। पृथ्वी से चंद्रमा की न्यूनतम दूरी कितना है? 3,63,300 किलोमीटर। अधिकतम दूरी 4,05,500 किलोमीटर पर रहती है। जबकि चंद्रमा और पृथ्वी की औसत दूरी कितना है? 3,84,400 किलोमीटर है। चंद्रमा सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है। तो सौर मंडल में कई उपग्रह हैं, तो 5वां उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। इसका आंसर आपको देना है। इसका व्यास 3,475 किलोमीटर का है। चंद्रमा अपने अक्ष पर 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेता है। पृथ्वी का एक चक्कर नहीं, वो अपने अक्ष पर 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में एक चक्कर लगा लेते हैं। यह लगभग उतनी ही अवधि है जितनी वह पृथ्वी की एक परिक्रमा करने में लेता है। लगभग उतनी ही समय है। चंद्रमा की पृथ्वी के चारों ओर की कक्षा चंद्रमा की पृथ्वी की चारों ओर की कक्षा कैसी है? दीर्घ वृत्ताकार और झुकाव युक्त है। फलस्वरूप जब चंद्रमा पृथ्वी से सर्वाधिक दूरी पर होता है, जब चंद्रमा पृथ्वी से सबसे दूर पर होता है तो छोटा, और जब निकटतम दूर पर होता है तो बड़ा दिखाई देता है। जो निकट रहेगा तो बड़ा दिखाई देगा, दूर रहेगा तो छोटा। चंद्रमा के इसी लिबरेशन के कारण पृथ्वी की सतह से एक समय में उसका केवल 59% भाग ही देखा जा सकता है। तो पृथ्वी से यदि आप चंद्रमा को देखते हैं तो उसका सिर्फ 59% भाग ही दिखाई देता है। अतः स्पष्ट है कि चंद्रमा का एक भाग सदैव पृथ्वी की ओर उन्मुख रहता है, उसका एक भाग हमेशा पृथ्वी की ओर रहता है। ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। यहाँ पर ध्वनि तरंगों की संरक्षण करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। वायुमंडल इसका एक सशक्त माध्यम है। इसका माध्यम क्या है ध्वनि तरंग के लिए? वायुमंडल। चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। इसी कारण चंद्रमा पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं। वायुमंडल ही नहीं है तो एक दूसरे की बात को नहीं सुन पाएंगे, इसलिए कि ध्वनि तरंग का संचरण ही नहीं होगा। जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पड़ता है। जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में पृथ्वी चली जाती है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है और घूमते घूमते ये सूर्य और चंद्रमा के बीच में चली जाती है, तो सूर्य का प्रकाश फिर चंद्रमा पर नहीं पड़ता है, इसलिए कि फिर पूरा प्रकाश किस पर जाएगा? पृथ्वी पर जाएगा। क्योंकि ग्रहों एवं उपग्रहों का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। जो कि ग्रह और जो उपग्रह हैं इनका अपना कोई प्रकाश नहीं होता, ये सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं, ये केवल सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। अतः चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश न पड़ने के कारण ही चंद्र ग्रहण होता है। जब पृथ्वी घूमते घूमते सूर्य और चंद्रमा के बीच में चली जाती है तो सूर्य का प्रकाश किस पर नहीं जाएगा? चंद्रमा पर नहीं जाएगा। तो उस समय को क्या कहा जाता है? चंद्र ग्रहण कहा जाता है। प्रकाश जिस पर नहीं जाएगा उसी को ग्रहण कहा जाएगा। तो प्रकाश चंद्रमा पर नहीं जा रहा है तो इसलिए चंद्र ग्रहण होगा। और जब चंद्रमा ही घूमते घूमते आ जाता है सूर्य और पृथ्वी के बीच में तो प्रकाश किस पर नहीं जाता है? पृथ्वी पर नहीं जाता है। तो उस समय सूर्य का प्रकाश किस पर रहता है? चंद्रमा पर रहता है, तो उस समय सूर्य ग्रहण होता है। तो चंद्र ग्रहण का प्रकार उसी और उसकी लंबाई चंद्रमा की सापेक्षिक स्थितियों और उसके कक्षीय पथ पर निर्भर करती है।
चंद्र ग्रहण सदैव पूर्णिमा के दिन होता है। अब आपको कमेंट बॉक्स में इसका भी आंसर देना है कि जो सूर्य ग्रहण होता है वो किस दिन होता है। अर्धचंद्र के समय पृथ्वी के चंद्र संदर्भ में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति समकोणीय या 90 डिग्री का होता है। समकोण मतलब 90 डिग्री। तो जब अर्धचंद्र होता है उस समय पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति कैसी होती है? समकोणीय होती है जब अर्धचंद्र होता है। तो चंद्रमा अपने दीर्घवृत्ताकार कक्ष के सहारे पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इसका कैसा आकार है? दीर्घवृत्ताकार है। दीर्घवृत्ताकार कक्ष के सहारे से ये पृथ्वी की परिक्रमा करता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के निकटतम होता है तो उसे चंद्रमा की उपभू कहा जाता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के निकट रहता है तो उसको उपभू कहा जाता है, और जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर रहता है उसको अपभू कहा जाता है। इस स्थिति में चंद्रमा का ज्वारोत्पादन बल सर्वाधिक होता है। इस चंद्रमा का जो ज्वार उत्पादन बल है ये सबसे ज़्यादा होता है। कब? जब ये पृथ्वी से सबसे नज़दीक होता है, जिस कारण उच्च ज्वार उत्पन्न होता है। इसके कारण उच्च ज्वार उत्पन्न होते हैं। यदि आप समुद्र में देखे होंगे तो जो पानी उठते हैं बहुत ऊंचाई तक, वो ज्वार हैं, उच्च ज्वार हैं, जो सामान्य ज्वार से 15 से 20% बड़ा होता है। सामान्य ज्वार डेली डेली आते हैं, लेकिन जब ये ज्वार आता है तो ये सामान्य ज्वार से 15 से 20% बड़े होते हैं। अगला पॉइंट है, इसके विपरीत जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिक दूरी पर होता है तो कितना किलोमीटर दूरी होता है? 4,05,500 किलोमीटर। तो उसे अपभू कहा जाता है। इस समय चंद्रमा का ज्वारोत्पादन बल न्यूनतम होता है, इसलिए कि दूर होता है, जिस कारण लघु ज्वार उत्पन्न होते हैं, छोटे छोटे ज्वार उत्पन्न होते हैं, जो सामान्यतः ज्वार से 20% छोटा होता है। जब ज़्यादा होता है तो 15 से 20% अधिक होता है, जो छोटा होता है तो 20% से कम होता है। 22 दिसंबर 1999 को चंद्रमा पूर्ण उपभू पर था। पूर्ण उपभू पर था मतलब पृथ्वी से नज़दीक पर था। कब? 22 दिसंबर 1999 को। अर्थात इस दिन चंद्रमा के पृथ्वी की सबसे निकटतम दूरी पर रहने के कारण ही यह सर्वाधिक चमकदार दिखाई पड़ा। तो सर्वाधिक नज़दीक रहेगा तो चमकदार ज़्यादा दिखाई देगा। 14 नवंबर 2016 को पुनः पूर्ण उपभू की स्थिति बनी थी। 1999 के बाद 2016 में भी चंद्रमा पृथ्वी के नज़दीक पर था, जिससे चंद्रमा 60 वर्षों में सर्वाधिक बड़ा एवं चमकदार दिखाई पड़ा था। 60 साल बाद ये सबसे बड़ा और सबसे चमकदार 2016 में चंद्रमा दिखाई पड़ा था। इस स्थिति को आम बोलचाल की भाषा में सुपर मून भी कहा जाता है। आम बोलचाल की भाषा में इसे क्या कहा जाता है? सुपर मून। अर्थात सुपर मून वह स्थिति है जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उसको सुपर मून भी कहा जाता है। इसमें चंद्रमा लगभग 14% ज़्यादा बड़ा एवं 30% अधिक चमकीला दिखाई पड़ता है। बड़ा तो हमको कितना दिखाई देता था? प्रतिशत में देखा जाए तो 59%, लेकिन जब पृथ्वी के सबसे नज़दीक पर 2016 में था तो 30% अधिक भी हमको क्या दिखाई देता था? चमकीला। और बड़ा में 14% बड़ा दिखाई दिया था। 59% वैसे नॉर्मली बड़ा दिखाई देता है, लेकिन 14% और बड़ा दिखाई दिया था, और नॉर्मली से ज़्यादा कितना प्रतिशत? 30% और भी चमकीला दिखाई पड़ा था। अब ब्लड मून क्या है? ब्लड मून एक परिघटना है। जब पृथ्वी चंद्रमा पर पूर्ण छाया डालती है तब पूर्ण चंद्र ग्रहण की स्थिति उत्पन्न होती है, तो इसको ब्लड मून कहा जाता है। ये परिघटना कैसी है? जब पृथ्वी चंद्रमा पर पूरी छाया डालती है, पृथ्वी घूमते घूमते सूर्य और चंद्रमा के बीच में चली जाती है, तो पृथ्वी की छाया पड़ती है चंद्रमा पर, लेकिन सूर्य का प्रकाश पूरी तरीके से पृथ्वी पर पड़ता है। तो जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ रही है तो उसको ही ब्लड मून कहा जाता है। इसमें चंद्रमा का रंग लाल हो जाता है, इसे ही ब्लड मून कहा जाता है। तो जो ब्लड होता है वो कैसा होता है? ब्लड जो होता है वो रेड कलर का होता है। और चंद्रमा पर जब पृथ्वी की छाया पड़ रही तो कैसी पड़ रही है? लाल पड़ रही है, लाल ही ब्लड होता है। तो इसीलिए इसको ब्लड मून कहा गया है। ब्लड मून इसलिए नाम दे दिया गया है। अब ब्लू मून क्या होता है? एक परिघटना है जो एक सौर वर्ष में 12 चंद्रमाहों में से कुछ अधिक दिन होने के कारण घटित होती है। उसे क्या कहा जाता है? उसे ब्लू मून कहा जाता है। सुपर मून किसे कहा जाता है? जब चंद्रमा सूर्य से नज़दीक होता है तो।
और ब्लड मून कब कहा जाता है? जब पूरी तरीके से छाया, पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो उसे ब्लड मून कहा जाता है, इसलिए कि फिर चंद्रमा लाल रंग का दिखाई देता है। और ब्लू मून किसे कहा जाता है? ब्लू मतलब नीला। तो ये एक सौर वर्ष में 12 चंद्रमाहों से कुछ अधिक दिनों होने के कारण, एक वर्ष में 12 माह होता है, एक वर्ष में 12 माह होता है, 12 चंद्रमाहों से कुछ अधिक दिन हो जाता है एक सौर में। एक सौर में 12 महीने से ज़्यादा दिन हो जाता है, अधिक दिन हो जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? ब्लू मून कहा जाता है। एक चंद्रमाह लगभग 29.5 दिन का होता है। जो एक चंद्रमाह है उसमें कितना दिन होता है? 29.5 का दिन होता है एक चंद्रमाह में। जो चंद्रमा का महीना है वो एक महीने में, एक चंद्रमाह में 29.5 का दिन होता है। अब 29.5 से ज़्यादा दिन हो जाएंगे एक चंद्रमाह में तो उसको ब्लू मून कहा जाता है। यदि कैलेंडर वर्ष 29.5 इंटू 12 अर्थात 354 दिन का होता है एक साल में, 354 दिन का होता है, तो इसमें 12 पूर्णिमाएँ होती हैं और कभी कभी किसी वर्ष में एक अतिरिक्त पूर्णिमा अर्थात ब्लू मून का अस्तित्व नहीं होता है। अतिरिक्त हो जाती है एक पूर्णिमा, किसी वर्ष में 12 पूर्णिमाएँ इसके बजाय 13 पूर्णिमाएँ हो जाती हैं। लेकिन एक वर्ष में 365 सही 1/4 दिन होने के कारण प्रत्येक वर्ष में 12 पूर्णिमाओं के लिए आवश्यक 354 दिनों के बाद भी लगभग 11 दिन शेष बच जाते हैं। यही कारण है कि लगभग 2.7154 वर्ष में एक अतिरिक्त पूर्णिमा घटित होने के लिए आवश्यक 29.5 दिन प्राप्त हो जाते हैं। जब एक अतिरिक्त पूर्णिमा मिलती है तो इस अतिरिक्त पूर्णिमा को ही ब्लू मून की संज्ञा दी जाती है। तो जब अतिरिक्त दिन ज़्यादा होंगे तो पूर्णिमा भी उसमें आ जाएगी, तो अतिरिक्त पूर्णिमा होने के को ही ब्लू मून कहा जा रहा है। कितना? 12 पूर्णिमाएँ, 11 दिन शेष बच जाते हैं और इसमें क्या हो जाता है? एक अतिरिक्त पूर्णिमा आ जाती है, तो इसी को ब्लू मून कहा गया है। प्रत्येक 2.7154 वर्ष में ऐसा माह होता है जिसमें पूर्णिमा 2 बार आती है। यद्यपि कि दोनों पूर्णिमाओं के बीच का अंतर 29.5 दिन का होता है। प्रचलित लोकप्रिय धारणा के अनुसार जिस माह में 2 पूर्णिमाएं होंगी उसकी दूरी पूर्णिमा को ब्लू मून कहेंगे। जिस महीने में 2 पूर्णिमा होगा उसकी दूरी पूर्णिमा को ब्लू मून कहेंगे। जिस माह में 2 पूर्णिमा होगा वो कैसा होगा? ब्लू मून होगा। इसी आधार पर वर्ष 2009 में, जिसमें क्रमशः 2 दिसंबर और 31 दिसंबर को पूर्णिमा का अवसर निर्धारित था, 31 दिसंबर की पूर्णिमा को ब्लू मून कहा गया है। 31 दिसंबर की पूर्णिमा को ब्लू मून कहा गया है। वस्तुतः एक माह में 2 पूर्णिमा के आधार पर ब्लू मून को परिभाषित करना एक लोकप्रिय त्रुटि है जो वर्ष 1946 में फार्मर्स अल्मनक की स्काई एंड टेलीस्कोप मैगजीन में प्रस्तुत गलत व्याख्या के कारण प्रचलित हुई थी। वर्ष 1999 में इसी पत्रिका द्वारा इस त्रुटि को दूर करने हेतु आलेख प्रकाशित किया गया था। उल्लेखनीय है कि फार्मर्स अल्मनक द्वारा प्रस्तुत ब्लू मून की परिभाषा को सर्वाधिक स्वीकृत प्राप्त हुआ है। अल्मनक के अनुसार ब्लू मून एक खगोलीय मौसम में एक अतिरिक्त पूर्णिमा के अस्तित्व की घटना है। खगोलीय मौसम एक वर्ष में 4 होता है। कितना होता है खगोलीय मौसम? एक वर्ष में 4, 21 मार्च एवं 23 सितंबर विषुव या इक्विनॉक्स कहा जाता है 21 मार्च एवं 23 सितंबर को, तथा 21 जून एवं 22 दिसंबर को अयनांत या संक्रांति या साल्स्टिक कहा जाता है। इस मौसम की विभाजक तिथियां हैं। तो एक वर्ष में 4 खगोलीय मौसम इस प्रकार हैं: 21 मार्च से 20 जून तक है, 21 जून से 22 सितंबर तक है, 23 सितंबर से 21 दिसंबर तक है, और चौथा है 22 दिसंबर से 20 मार्च तक। ये 4 खगोलीय मौसम है। प्रत्येक खंड में कितने का माह का गैप है? 3 माह का गैप है। तो यहाँ से देख लीजिए 21 मार्च से जून तक है, मार्च जून, और पहला हो गया मार्च से जून तक, और जून के बाद देखिए जून से सितंबर आ गया ना, 3 माह का गैप है। मार्च, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो 3 महीने का गैप हो गया। ऐसे सभी में 3 महीने का गैप है। प्रत्येक खंड में समानतः 3 पूर्णिमाएँ होती हैं और सभी तीन का महीने का जो गैप है उन सभी 3 महीनों में
कितनी पूर्णिमाएं होती हैं? 3 पूर्णिमाएं। किंतु प्रत्येक 2.7154 वर्ष में किसी एक खंड में 3 के बजाय 4 पूर्णिमा होती हैं। तो 4 पूर्णिमा वाला खंड ब्लू मून परिघटना वाला खंड है। तो याद रखिएगा, जो 4 खगोलीय मौसम है, सॉरी हाँ 4 खगोलीय मौसम है, 3-3 महीने का अंतराल है, 3 महीने में 3 पूर्णिमा होती है, 3 पूर्णिमा के बजाय 4 पूर्णिमा हो गई। तो कैसी घटना है? ब्लू मून परिघटना है। इस खंड की 4 पूर्णिमाओं में से तृतीय को ब्लू मून कहा जाएगा। जो चौथी वाली होगी उसको ब्लू मून नहीं कहा जाएगा। जो तीसरी वाली होगी उसको ब्लू मून कहा जाएगा। इस परिभाषा के आधार पर वर्ष 2010 के खगोलीय मौसम खंड 23 सितंबर से 22 दिसंबर के दौरान कुल 4 पूर्णिमाएं हुई थीं। 4 पूर्णिमाएं 25 सितंबर से 24 अक्टूबर, 21 नवंबर एवं 20 दिसंबर को हुई थी। 21 नवंबर सन 2010 को घटित तीसरी पूर्णिमा क्या कहलाएगी? ब्लू मून थी। 21 नवंबर 2010 को तीसरी थी, तो जो तीसरी वाली पूर्णिमा होगी वो ब्लू मून होगी। चौथी वाली को ब्लू मून नहीं कहा जाएगा। किसी ग्रह या उपग्रह पर किसी पिंड का भार उसके द्रव्यमान तथा उस ग्रह या उपग्रह के गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। कोई ग्रह है या उपग्रह है, उसका पिंड का जो भार होगा उसके द्रव्यमान तथा ग्रह का या उपग्रह का जो गुरुत्वीय त्वरण होगा उसका जो गुणनफल होगा उसके बराबर होता है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण 1/6 होता है। इसलिए पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर किसी वस्तु का भार घटकर उसके भार का 1/6 हो जाता है। क्यों? इसलिए कि चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण कितना? 1/6 है। 1/6 है, और जब पृथ्वी से कोई सामान चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उसका भार घटकर उसके भार का 1/6 हो जाता है, जितना भार चंद्रमा का होता है। चंद्रमा पर काले धब्बों वाले क्षेत्र जो लूनर मेयर हैं उसको सी ऑफ ट्रांक्विलिटी या शांति का सागर के नाम से जाना जाता है। चंद्रमा पर काले धब्बे दिखते हैं उसको सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहा जाता है या शांति का सागर कहा जाता है। चंद्रमा के इसी भाग में प्रथम समानव चंद्रयान अपोलो 11 उतरा था। चंद्रमा के इसी भाग पर जहाँ काले धब्बे हैं यहीं पर सबसे पहले अपोलो 11 उतरा था। मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम 20 जुलाई 1969 को रखा था। 20 जुलाई 1969 को अमेरिका के अपोलो 11 मिशन द्वारा भेजे गए 3 अंतरिक्ष यात्री थे, नील आर्मस्ट्रांग, माइकल कोलिंस और एडविन बज एल्ड्रिज जूनियर। ये 3 चंद्रमा पर गए थे अपोलो 11 मिशन के तहत। अपोलो 11 मिशन कब गया था? अपोलो 11 मिशन 1969 को पहले कदम रखे थे चंद्रमा पर मनुष्य, जिनमें से केवल नील आर्मस्ट्रांग और एडविन गार्डिन ने चंद्र तल पर अपने कदम रखे थे, और जो माइकल कोलिंस है इन्होंने नहीं रखा था। अपोलो 11 मिशन 16 जुलाई 1969 को केप केनेडी फ्लोरिडा से उड़ान भर के चंद्रमा पर स्थित सी ऑफ ट्रांक्विलिटी, जिसको किसे कहा जाता है सी ऑफ ट्रांक्विलिटी? चंद्रमा के काले धब्बे को 20 जुलाई 1969 को उतरा था। 21 जुलाई 1969 को चंद्रमा से पृथ्वी के लिए चल दिया था। उसी के अगले दिन यह मिशन 24 जुलाई 1969 को प्रशांत महासागर क्षेत्र में सफलतापूर्वक लौट आया था। 24 जुलाई को पृथ्वी पर पहुंचाया था। 20 को वहां पर उतरा था, 21 को पृथ्वी के लिए रवाना हुआ और 24 को पृथ्वी पर पहुंचाया था प्रशांत महासागर के क्षेत्र में। भारत द्वारा 22 अक्टूबर 2008 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण PSLV-C11 के माध्यम से पहले चंद्रयान अभियान चंद्रयान फर्स्ट को प्रक्षेपित किया गया था। भारत कब चंद्रमा पर अपना अभियान भेजा था? 22 अक्टूबर 2008 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। किस ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण? PSLV-C11 के माध्यम से। चंद्रयान फर्स्ट इसका नाम था। 2008 में सबसे पहले भारत ने भेजा था। 8 नवंबर 2008 को चंद्रयान फर्स्ट अपने 5वें और अंतिम चरण के बाद चंद्रमा की कक्ष में प्रवेश कर गया था, जो 5वां चरण था और ये लास्ट चरण था। इसी चरण में चंद्रमा की कक्ष में प्रवेश कर गया था। 22 अक्टूबर को गया था और अगले महीने 8 नवंबर को पहुंच गया था। इस अभियान में भारत द्वारा निर्मित मानव रहित अंतरिक्ष यान मून इम्पैक्ट प्रोब को चंद्रमा की सतह पर उतारा गया। इस अभियान के तहत भारत द्वारा निर्मित मानव रहित अंतरिक्ष यान कौन था?
मून इम्पैक्ट प्रोब था, इसको चंद्रमा पर उतारा गया। चंद्रयान पर नज़र रखने के लिए बेंगलुरु से कुछ दूरी पर ब्यालालू में इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क सेंटर की स्थापना की गई थी। अब चंद्रयान 2 की बात हो जाए। चंद्रयान 2 के लिए भारत का दूसरा मिशन पूरी तरीके से स्वदेशी मिशन रहा है। चंद्रयान 2 मिशन में एक ऑर्बिटर और दूसरा लैंडर, इसको विक्रम नाम दिया गया है, ऑर्बिटर को, और लैंडर को रोवर, सॉरी, ऑर्बिटर लैंडर विक्रम और रोवर, ऑर्बिटर को विक्रम, रोवर प्रज्ञान शामिल थे। 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के द्वितीय लॉन्च पैड जीएसएलवी पीएसएलवी पहला है, दूसरा जीएसएलवी है, मार्क 3 M1 रॉकेट द्वारा भारत के चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण 2019 में किया गया था। यह जीएसएलवी मार्क 3 रॉकेट की पहली परिचालन उड़ान थी। इसकी पहली परिचालन उड़ान थी किसकी? जीएसएलवी की। चंद्रयान 2 ऐसा पहला मिशन था जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचकर वहां अनुसंधान संचालित करने हेतु लक्षित था, लेकिन ये सफल नहीं हुआ। सेलेनी या जापानी उपनाम कागुया है। सेलेनी का जापानी उपनाम कागुया है। चंद्रमा की कक्षा में भेजा गया था सेलेनी को। सेलेनी का जापानी में क्या कहते हैं? कागुया। चंद्रमा की कक्षा में भेजा गया था। यह जापान का अंतरिक्ष यान था। जापान का अंतरिक्ष यान था। इसे 14 सितंबर 2007 को प्रक्षेपित किया गया था। 1 वर्ष 8 माह तथा चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक परिक्रमा करने के पश्चात यह चंद्रमा की सतह पर गिल क्रेटर के समीप स्वेच्छा से टकरा गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर थ्योरी सेक्शन हमारा कंप्लीट होता है। अब आपको बताना है कि जो चंद्रयान 3 है इसको कब लॉन्च किया गया और किस देश ने लॉन्च किया, कब लॉन्च किया गया और ये सफल रहा कि नहीं रहा, इसका मकसद क्या था, चंद्रमा पर कहाँ किस जगह पर जाने का, इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा? 1969 में। कि कहाँ के थे? अमेरिका के थे। अगला क्वेश्चन है, सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ पर है? काले धब्बे जो चंद्रमा पर है उसको सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहा जाता है या शांति का सागर कहा जाता है। इसी पर जो अपोलो 11 था यही सबसे पहले मानव सहित उतरा था। तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रमा पर है। और नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन ने चंद्रमा पर सबसे पहले कदम रखे हैं। अगला क्वेश्चन है, चांद का सदैव एक अभिन्न फलक ही पृथ्वी की ओर आमुख होता है। ये राइट है कि चांद का जो है एक अभिन्न अंग ही फलक ही पृथ्वी की ओर दिखता है। चांद अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री दिवस में घूर्णन करता है, जो लगभग उतनी अवधि जितना पृथ्वी का है। तो ये गलत है, पहला वाला ही इसका आंसर सही हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। ए सही है परंतु आर गलत है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा लगभग 27 पृथ्वी दिवस में कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, कथनों पर विचार कीजिए और उत्तर नीचे दिए कूटों की सहायता से सही उत्तर को बताना है। पहला है, पृथ्वी से चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक फलक ही दिखाई देता है। हाँ, राइट है। अपने अक्ष पर चंद्रमा के घूर्णन का काल उसके पृथ्वी के चारों ओर घूमने के काल के बराबर होता है। ये भी सही है। तो ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। देखो, जो चंद्रमा है, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, ये अपनी धुरी पर घूर्णन और पृथ्वी की कक्षा की परिक्रमा लगभग अपनी धुरी पर जो घूमता है अपने अक्ष पर वो भी, और पृथ्वी की कक्षा की परिक्रमा लगभग एक ही समय में कर लेता है, 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा के धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते इसलिए कि वहाँ पर वायुमंडल नहीं है। इसका बी आंसर राइट हो जाएगा। ध्वनि तरंगे का संरक्षण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए कि वायुमंडल नहीं है तो ध्वनि संचरण हो नहीं पाएगा। चंद्रग्रहण कब होता है? चंद्रग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी चली जाती है। तो जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है जो चंद्रग्रहण होता है। अब सूर्य ग्रहण कब होता है, इसको ये तो आपको पता होगा इसलिए कि पिछले वीडियो में बताया गया था। आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। कौन सी परिस्थिति में चंद्रग्रहण होता है? कौन सी परिस्थिति में चंद्रग्रहण होता है? पूर्ण चंद्र पर चंद्रग्रहण होता है। इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। 22 दिसंबर 1999 को पूर्णिमा के चंद्रमा के सामान्य से अधिक चमकदार होने के लिए मुख्य उत्तरदायी कारक क्या है? उपभू है। उपभू का मतलब चंद्रमा सूर्य के सबसे नज़दीक रहेगा तो सबसे ज़्यादा
चमकीला दिखेगा और बड़ा भी दिखेगा। तो ऐसी स्थिति 1999 में हुई थी। तो क्या हो जाएगा? उपभोग। ऐसी स्थिति 1999 में हुई है और 2016 में भी हुई है। तो जब सबसे नज़दीक आ जाता है, जिस समय सबसे नज़दीक चंद्रमा होता है पृथ्वी के, तो उसको सुपर मून भी कहा जाता है। अब ब्लू मून किसे कहा जाता है, इस वीडियो में बताए थे। जब अर्ध चंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्र के बीच का कोण कितना होता है? जब अर्ध चंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्र ये सभी समकोण पर होते हैं। समकोण मतलब 90 डिग्री का कोण होता है तीनों का। बेमेल को चुनना है। मंगल ग्रह है, बुध ग्रह है, चंद्रमा उपग्रह है, पृथ्वी ग्रह है, तो जो क्या है, चंद्रमा है, यही बेमेल है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह नहीं है ये बताना है। तो पहले चंद्रमा लिख रहा है, चंद्रमा ग्रह नहीं है बल्कि उपग्रह है। पृथ्वी, मंगल, बुध ये सब क्या है? ग्रह है। तो आंसर ए हो जाएगा। सुमिलित कीजिए। तो चलिए सुमिलित करते हैं। तो ग्रह कौन सा है? तो यूरेनस है। यूरेनस को क्या कहते हैं? हिंदी में अरुण कहते हैं। उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा हम लोगों ने पढ़ा था, पृथ्वी का। और पुच्छल तारा क्या? ये हैली। कृत्रिम उपग्रहयान मैरिनर था। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 1, 4, 3। इसका पहला वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखो, मैरिनर 9 मंगल ग्रह के अन्वेषण के लिए 1971 में नासा द्वारा छोड़ा गया था। हैली पुच्छल तारा है। पुच्छल तारे का नाम है हैली, जो 1835, 1910, 1984, 1985 में पृथ्वी से दिखाई दिया था। ब्लू मून परिघटना होती है जब कब ये परिघटना होती है ब्लू मून वाला? जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा होती है। जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो तो ब्लू मून कहा जाता है। अगला देखते हैं, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है और चंद्रमा के भार का बराबर हो जाता है 1/6 का। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? 364,000 किलोमीटर चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा की पृथ्वी की औसत दूरी 3,84,400 किलोमीटर है और पृथ्वी से चंद्रमा की अधिकतम दूरी 4,05,500 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक देश अपने सेलिनी या सेलिनोलॉजिकल तथा अभियांत्रिक अन्वेषण परीक्षण को चंद्रमा की कक्ष में भेजकर एशिया का प्रथम देश हुआ था। यह यश प्राप्त करने वाला देश, तो सेलिनी, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, सेलिनी का जापानी में क्या कहते हैं? कागुया कहते हैं। तो इसको सबसे पहले किसने भेजा था? तो जापान ही भेजेगा। एशिया का सबसे पहला देश है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे थ्योरी सेक्शन और पूछे गए क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।